बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और अगर आप अभी सियासत से बेखबर हैं तो हम आपको बाखबर करेंगे, और अगर आप बाखबर हैं तो आप अगर कोशिश करें बेखबर रहने की तो ये आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा कि जी क्या बात करनी है। अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुमशुदगी है, पुरस्रार किस्म की गुमशुदगी है, उस पर कई सवालात उठ रहे हैं, और वह सवालात तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आ रहे हैं, फिर हुकूमती वज़रा की जानिब से भी मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर मुख्तलिफ बयानात दिए जा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टोरी है जो उन्होंने बाद में आके बताई उसको कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है। कल हमारे ही चैनल के सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब, उन्होंने कुछ अपने शो के अंदर बातें की। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब KPK हाउस में नहीं थे, बल्कि वो हेलीकॉप्टर पे गए, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई कुछ गैर सियासी लोगों के साथ, कुछ बातें हुई, उन सारी बातों के बाद क्या सूरत हाल बनी, और ये जो कहानी अली अमीन गंडापुर साहब ने बताई है क्या वो ठीक है। और इवन तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस कहानी को बाय करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जी कल फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद हुआ, जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो ज़ेर सदारत है ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सारी बड़ी सियासी जमातों ने शिरकत की। और सदर आसिफ अली ज़रदारी हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो हों, मौलाना फजल रहमान, उन सब शख्सियात ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती भी किया। दूसरी जानिब जी जो संडे के रोज़ कराची में एक हमला हुआ था चीनी शहरियों पर, उस पर चीनी हुकूमत ने इसकी तस्दीक भी की है और इस हवाले से तहकीकात का भी मुतालबा किया है। ये क्या मामलात हैं, इस पे बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार PJ मीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो अभी हमने ताज़ा तरीन अली अमीन गंडापुर साहब की सूरत हाल 2 दिन पहले, ताज़ा तरीन तो नहीं हम कह सकते, ये जो अचानक से वो गायब हो गए, एक सूबे का वज़ीर आला मीर साहब गायब हो गया, और जब वो बाद में मंजर आम पे आया, जो कहानी उन्होंने बताई, इवन तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कल रात को टॉक शोज़ में बैठ के कह रहे थे कि जी हमारी तो समझ से बालातर है। नहीं जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बिल्कुल आई एग्री विद नुसरत। ये बिल्कुल इनको बुलाया गया होगा, इनको बताया गया होगा कि भाई देखो, स्टे विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ एंड आप अपना प्रोटेस्ट करो। आई थिंक दैट वुड बी द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि इनको दी गई होगी। बाकी जो दूसरी हैं अरबिला, उसके अंदर यही होता है कि कंस्पिरेसी थेरीज होती हैं, हर किस्म की कॉनोटेशंस होती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इनको बताया गया होगा, जो कि बताना चाहिए, क्योंकि देखो ना, जब आप इस्लामाबाद पे आप आ रहे हो, डोंट फॉरगेट SCO आपकी आने वाली है, आपकी दुनिया की अटेंशन इधर आने वाली है। सो ऑब्वियसली जो स्टेट इंटरेस्ट होता है वो तो आपकी एस्टैब्लिशमेंट देखती है, और पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट देखती है। और ये एक तरीके से आपको अच्छे तरीके से बुलाया जाता है, कहा जाता है कि भाई आपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, आप जो मर्जी करो, एंड जो कि हुआ। लेकिन बीच में फिर हमने देखा कि अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हुए, कोई IG साहब की तरफ से कुछ ऐसे बयानात आए, फिर उसके बाद गंडापुर साहब ने भी कुछ रिएक्शन दे दिया। सो आई थॉट दैट वाज अ लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पुलिस जो भी हो, जैसी भी हो, वो स्टेट का एक आर्मर होता है, स्टेट का एक मुहाफिज होता है, और उसके अंदर हमें रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और पुलिस वाइस वर्सा आम आदमियों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ये स्टेट इस तरह नहीं चल सकता है। फिर आप इन डॉक्ट्रिन ऑफ आप कह लो कि अननेसेसरी उस रास्ते पे आप जाते हो जहाँ के किसी का कोई फायदा नहीं होता है। बट आई होप कॉमन सेंस हैज प्रिवेल्ड, एंड आई होप कि जो आप अपने प्रोलॉग में भी कहा है, आई होप थिंग्स गेट बेटर, बिकॉज देखो जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, पीरियड, end of the story. Exactly, we all are interested in Pakistan. हमारा मकसद ये है कि ये जो एक मॉकरी, अनफॉर्चुनेटली मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ, जो हम देखते हैं इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के जानिब से है। मीर साहब, ये जो भी आपने बात की कि मैसेज कन्वे किया गया कि स्टे इन योर लिमिट्स एंड ऑल दैट, ये तो बड़ी ऑब्वियस एक चीज़ थी। अब मसला ये है कि मैसेज कन्वे करने के अंदर भी बहुत सारी थेरीज
आप हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की, इवन कहीं ना कहीं हुकूमत को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जी शायद हुकूमत को भी इस बात की खबर थी और अब ये सिर्फ रिएक्शन लोगों को दिखाने के लिए या मीडिया को दिखाने के लिए दिया जा रहा है। आप अगर अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई भी है या उनको ये मैसेज दिया भी गया है, तो क्या जो बात उन्होंने आकर बाद में असेंबली के फ्लोर के ऊपर की, क्या वो जस्टिफाइड थी किसी लिहाज से तहरीक इंसाफ के लिए? नॉट रियली। देखो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, आपने संजीदगी का इजहार करना है दोनों साइड से। बिल्कुल क्रिटिसाइज करें एक दूसरे पे, आपका राइट है, दोनों का राइट है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जिस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, मुझे तो लगता है ये सारे किसी बकरा मंडी से आए हुए हैं या पता नहीं टोरंटो मार्केट से ये लोग आए हुए हैं। आपको तो एक आइकॉनिक स्पीचेस करनी चाहिए, आपको संजीदगी से लोगों को बताना चाहिए दोनों साइड्स के कि भाई व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द कंट्री। आप और मैं हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, किसी ने कहा कि ये अवाम का क्या करना है, किसी ने बात की ये जो आपकी एजुकेशन की तनख्वाह, ये जो फीसेस है, इस पे बात की कि इसकी फीस कम करो। कोई बेसिक चीज आपने करनी है, वो आप बात कर नहीं रहे हो। जो मैंने पहले कहा है, ये पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल है और ये वो कहते हैं ना, वो नूरा कुश्ती हो रही है और इस नूरा कुश्ती के अंदर बार बार, मैं खुदा की कसम, मैं बार बार इनको जनरल आसिम को कहूंगा कि प्लीज पुट योर फुट डाउन। आई नो आपने कहा कि फौज इंटरवीन नहीं करेगी, आई नो आप ये कह रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू अ पॉइंट ऑफ नो होप। और ये इस तरह वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस कंट्री लाइक दिस। अनसर्टनिटी है हर जगह, बिजनेस उसके अंदर अनसर्टनिटी आई है, सर्कल्स के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो अगर हम ये इसी के साथ चलते रहेंगे तो आपका जो सोशल फैब्रिक है वो बिल्कुल उधड़ जाएगा। हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है और ना जाना चाहिए। सो आई थिंक वी नीड टू टेक स्टेप्स एंड वी नीड टू टेक फर्म स्टेप्स। एट द एंड ऑफ द डे स्टेट कम्स फर्स्ट एंड ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज सेकंड। अभी आपने बात की कि जी ये इनको पता होगा गवर्नमेंट को कि जी हम गंडापुर साहब को लेके गए, एस्टैब्लिश किसी को बता के नहीं करती। याद रखना, जब मिलिट्री आती है वो बता के नहीं आती है, ये नहीं कि हम अनाउंस करेंगे आती है, वो आ जाती है, एंड ऑफ द स्टोरी। और पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर होता है ये। सो लेट्स नॉट आइसोलेट पाकिस्तान इन दिस, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने तो स्टेट ऑफ अफेयर्स को देखना है। आर दे गेटिंग बेटर? चाइनीज का देखो क्या हो गया, अब वो इतने हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम चाइनीज को, ये आपस की लड़ाई के अंदर ये जो इधर उधर के लोग सिक्योरिटी के लगे हुए हैं, ओ भाई तुमने तो इनकी सिक्योरिटी का करना है, उनकी सिक्योरिटी है नहीं, आप इन जलसों और अपने लोगों के अंदर इस तरह कर रहे हो। दिस इज नॉट अ गुड इंप्रेशन फॉर डेमोक्रेसी एट ऑल। सो वी गॉट टू गेट सेंस इनटू आवर ओन सेल्स एंड नॉक इट इन कि देखो डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अगर आप इन रस्तों पे नहीं रखोगे, देयर विल बी नो डेमोक्रेसी, और यही chaotic एक कंडीशन होगी जिसके अंदर फ्रॉम chaos इनटू एनर्की चली जा सकती है। सो आई थिंक वी नीड टू गेट एक्ट टुगेदर। ठीक हो गया। कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई मीर साहब, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत भी, और जिसमें तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इज़हार यकजहती भी किया। और ज़ाहिर है कि अच्छी चीज़ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इख्तलाफात के बावजूद एक पेज पे हैं, एक टेबल पे हैं, एक इस मसले के ऊपर कर रही हैं। ये फ़लस्तीन का मसला है, हम सबका मसला है, बट इसी तरह अगर ये मुल्की मसाइल के ऊपर भी आपस में बैठ के बात करें तो हाउ डू यू सी कि ये चीज़ें बेहतर होंगी? और तहरीक इंसाफ की शमूलियत ना होना, ये भी कोई अच्छा साइन है आपके ख्याल में? उर्मिला, मैं तो एक किस्म का शर्मिंदा हूँ कि ठीक है, हमने गाजा को सपोर्ट करना है, हमने पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करना है, कि ये जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर आप इतनी मीटिंग्स बुला रहे हैं, ऑल पार्टीज एंड ऑल दैट, भाई कश्मीर पे भी कभी कर लिया करो, कश्मीर पे करो। ये हमारा एक स्पार्किंग एक पॉइंट है कश्मीर कि जिसके अंदर वी कैन गो टू एनी लेंथ एंड टू एनी एक्सटेंट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस। हम तो करते नहीं है, वो 35A ले आएगा, 370 ले आएगा और उसके बाद हम ये चलाएंगे, ओ देखो इंडिया ने ये कर दिया। और भाई आप इसको कंटिन्यू रखो। पैलेस्टीन के अंदर यही तो प्रॉब्लम है, हम खड़े तो हो जाएंगे पैलेस्टीनियंस के साथ, और हमारे साथ कौन खड़ा है ये तो मुझे बताओ। हम चाचे मामे बन जाते हैं इनके। हमारे जो लोग, लाखों लोग इधर कश्मीर में शहीद हो गए, इन पे कौन बात करेगा? इन पे कौन बात करेगा? वहां तो 41,000 हुआ है जो कि बिल्कुल गलत हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने घर को भी तो देखना है ना, मैंने अपने कश्मीरी भाइयों को भी तो देखना है।
हम तो कहते हैं वो हमारा हिस्सा है, हम तो उस पर बात कर रहे हैं, उस पर पानी का इशू आगे आ रहा है। आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज व्हिच वी नीड टू बी टॉकिंग। यहाँ तो बात ही नहीं करता। यहाँ जब कोई इंडिया कोई हरकत कर देता है फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं कबूतरों की तरह। देखो हमने अपने आप को बड़ा प्रोएक्टिव रखना है। आप अपने सेल्स बनाए। हमारे पास कश्मीर सेंटर से आपने बंद कर दिए पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। दैट वाज अ फैंटास्टिक अनऑफिशियल पाकिस्तान एम्बेसीज जिसके अंदर हम आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट। मैं आपको बताऊं 42 countries have taken part in track 2 dialogue and discourses in the European Union. आज क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? बताएं ना मुझे। क्या कश्मीर पर ठंडे पड़ गए हम? पैलेस्टीन बिल्कुल करो पैलेस्टीन, बट ऑल्सो लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये हम नहीं करते हम। और यही पता है उर्मिला, पाकिस्तान का काम, हमारे सब का पाकिस्तानियों का काम यही है कि वो क्या कर, ओ भाई तुम खुद ठीक हो, बाकी को छोड़ो तुम। हम दूसरे के चाचे मामे बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है कि आपकी आगे भी कमिटमेंट है, बट आपने टाइम दिया। पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज 8 अक्टूबर है। आपको पता है कि 2005 में 8 अक्टूबर को एक बहुत ही खौफनाक और हौलनाक किस्म का ज़लज़ला आया था और इसको 19 बरस बीत चुके हैं आज के दिन। ये मैं बात कर रही हूँ 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की, जब पाकिस्तानी कौम ने ऐसी क़यामत का सामना किया था जिसने ज़मीन को तो हिला कर रख दिया। 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला था जिसमें आज़ाद कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो कि कई मतलब कह लें बहुत बड़ा एक एरिया जो है जिसमें तबाही फैली थी, जिसके नतीजे में हज़ारों जानें भी ज़ाया हुई थी और लाखों अफराद बेघर हैं। ज़ाहिर है ये ज़लज़ला या कुदरती आफात के बाद जो फैमिलीज़ होती हैं, जो लोग होते हैं, जो बेघर होते हैं, जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको कई साल गुजर जाते हैं ख़ुद को सेटल करने में, और कुछ तो उनमें से शायद हो भी जाते हैं, कुछ सेटल नहीं भी हो पाते हैं। और ये कुदरती आफात हैं, इसमें सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन आफात से। लेकिन 2005 का ज़लज़ला जब हम आज इसको 19 साल बाद भी डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अभी भी जो अभी तक सेटल नहीं हो पाए होंगे। आज हम उनके हवाले से भी बात करेंगे और इस साने के अंदर जो पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का, जो एक इसार का या दीगर चीज़ों का सबूत दिया था, उसको भी आज याद करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से, इनफैक्ट पूरी दुनिया में इस ज़लज़ले को लेके जिस तरह लोगों ने हेल्प भी की थी, और अल-खिदमत फाउंडेशन को आज हम ज़रूर इस हवाले से बात भी करेंगे उनसे, और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। जब भी हमने ऐसा कोई खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी आफत आती है तो पाकिस्तान के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं उसमें अल-खिदमत में हमेशा कहती हूँ कि पेश रहता है। आज हमारे साथ सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब मौजूद हैं, नाइब सदर हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ, और हमेशा जब भी अल-खिदमत वाले हमारे पास आते हैं हम कहते हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। और हमने ज़लज़ले का जिक्र किया सैयद साहब, जिस तरह से वो ज़लज़ला था, आई रिमेंबर कि मैं स्कूल में थी और मैंने तब वो चीज़ें, जो चीज़ सोची थी, सुनी थी और जो देखी थी, वो बड़ा एक खौफनाक किस्म का मंज़र था। ज़रा आपकी टीम्स ने वहाँ पे ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, रेस्क्यू में लिया था। मैं थोड़ा सा बताएं कि इतनी बड़ी पैमाने के ऊपर तबाही होना और ऐसे भी कुदरती आफत से होना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद फरमाया। मुझे उस ज़लज़ले में सोशल वर्क करने का मौका मिला, और उसके बाद ये सैलाब आया 2010 में, उसमें भी हम मसरूफ़ रहे। उसके बाद 2022 के सैलाब में भी हमने काम किया। लेकिन जो तबाही मैंने उस ज़लज़ले में देखी है उसका कोई मुआवजा बाद वाली किसी आफात से नहीं किया जा सकता। मैं उस वक़्त अल-खिदमत फाउंडेशन का सेक्रेटरी जनरल था। हमें रमज़ान का महीना था, सुबह सुबह पता चला
कि जी इस तरह ज़लज़ला आया है। लेकिन हमें जो इतलात मिल रही थी वो ये थी कि बहुत तबाही हुई है। उसी दिन उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला साहब थे उनका एक बयान आ गया कि ऐसे बस छोटा मोटा ये कोई ऐसी फिक्रमंदी की बात नहीं है। लेकिन दोपहर तक ये सामने आ चुका था कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट बाग, डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, उसके बाद बालाकोट का इलाका, फिर मानसेरा का इलाका, फिर बटग्राम का इलाका, फिर उसके साथ KPK का जो है वो शांगला का इलाका, ये सारे बुरी तरह मुतासर हुए। और मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा जिसको आप कह सकते हैं वो बाग और रावलाकोट और मानसेरा इस इलाके में, और साथ ही बालाकोट में सिर्फ एक बिल्डिंग सलामत रही थी, बाकी 100% सारे के सारे घर जो है वो बलियामेट हो गए थे। ये देहात सारे के सारे सफाई से मिट गए। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी ट्रेजेडी थी कि ये स्कूल का टाइम था, बच्चे स्कूलों में गए हुए थे पढ़ने के लिए, और अचानक उनके ऊपर जब ज़लज़ला आता है तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ों में टिके हुए होते हैं, एक अपनी उनकी सेटलमेंट हुई होती है, ज़लज़ले की वजह से वो हिल जाते हैं और वो ऊपर से गिरने शुरू हो जाते हैं। अब उन बच्चों बेचारों के लिए दोहरी आफत थी कि एक उनकी पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई, उसके अंदर को फंसे हुए, ऊपर से बाहर निकल के जो बच्चे क्लास से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, वो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जो है वो लुढ़कते हुए आ रहे हैं, और बेशुमार बच्चे जो हैं वो उसके अंदर भी वो बेचारे जहाँ बहक हो गए। बहुत सारे स्कूल हैं जिनके अंदर कब्रिस्तान अब भी बनाए हुए हैं, जहाँ वो बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए थे और उनकी लिए वहाँ पर जो है वो कब्रें बनाएगी। अब जब हमने ये खबर सुनी तो हमें सबसे पहला ज़रूरत थी कि हम मेडिकल रिलीफ और रेस्क्यू करने के लिए काम शुरू किया जाए। हमने पूरे पाकिस्तान से अपने वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके और फ़ौरन उन्हें कहा कि वो वहाँ पहुँचे। अब पहुँचे कैसे? रास्ते सारे के सारे सड़कें जो है वो बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से बंद हो चुकी थी। यानी वहाँ पहुँचना जो इस वक्त मसलन आप पिंडी से अगर रावलाकोट जाना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। मुझे याद है कि हम उस ज़माने में 10 से 12 घंटे में पहुँचते थे, और वो भी हर थोड़े फासले के बाद पत्थर हटाते थे। फिर आपको पता है ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी उसके आते रहते हैं, उसकी वजह से भी पत्थर लुढ़कते रहते थे। तो हमने फौरी तौर पर हर जगह पर मेडिकल कैंप्स लगाए, फौरी तौर पर जो ज़ख्मी थे उनको रेस्क्यू करने का काम शुरू किया, फौरी तौर पर उनको खाने की फराहमी का आगाज़ किया। तो हर जगह पर हमने रेस्क्यू कैंप किए और वहाँ पर लोग आना शुरू हुए, और फौरी तौर पर डॉक्टरों की बड़ी बड़ी टीमें बनाकर, ख़ुसूसन सर्जन्स की, जिनको वहाँ भेजा गया। अब वहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल था। सबसे बड़ी जो मुश्किल था वो वहाँ पर पहुँचना था। जाने आने के रास्ते सारे ख़त्म हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, कहीं से गुजरना मुश्किल था और पहुँचा नहीं जा सकता था। इसी तरह डॉक्टर्स की टीमों को भी लेके जाना बहुत मुश्किल था। दूर दराज जगह पर जाते थे, देहात में पहुँचते थे, वहाँ पता चलता था कि ये तो एक बच्ची, मैं इतने साल गुजर गए, मैं जब भी उसका मेरे ज़हन में तस्वर आता है तो मैं एक झुंझरी मेरे ऊपर जिस्म पे तारी हो जाती है कि एक बच्ची बेचारी, उसका सिर्फ एक बाजू जो था वो लेंटर के नीचे दबा हुआ, बाकी सारा जिस्म उसका बाहर था। अब वो उसका बाजू जो है वो हमारे पास तो उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ खिदमत ने इसने बहुत सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हमने चीज़ें बना ली हैं, जिससे हमारे पास अब तो ऑटोमेटिक जैक्स हैं जिनके ज़रिए से हम उस लेंटर को उठा सकते हैं। उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं था। अब उस बच्ची के लिए और कोई रास्ता नहीं था कि उसका वो बाजू जो लेंटर के नीचे दबा हुआ है उसको काट दिया जाए। अब काटने के लिए उस दूर दराज जगह पर कहाँ से सामान लाया जाए, किस तरह, मैं आपको तफसील नहीं बयान कर सकता कि किस तरह हमने उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किया, फिर उसको निकाला, उसका बाजू हमें काटना पड़ा, उसको फिर रेस्क्यू करके हमने पहुँचाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनके माँ और बाप दोनों जहाँ भाग हो गए। उनका
यानी ऐसे बच्चे भी थे कि जो अकेला मसलन स्कूल गया हुआ है, बाकी सारे घर में है, सारे का सारा ख़ानदान अल्लाह को प्यारा हो गया, वो अकेला बच गया, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उनके लिए हमने आगोश के नाम से एक आर्फनेजेस कायम किए, जिसमें इस तरह के बच्चों को फौरी तौर पर वहाँ पर शिफ्ट किया गया। मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ा हमने एक कैंप बनाया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को खैमा बस्ती हमने बसाई गई। इसी तरह रावलाकोट में, इसी तरह बाग में, इन सारी जगहों पर, बाग में एक बड़ा हस्पताल हमने बनाया ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो यानी उस ज़माने का बना हुआ अस्पताल अभी तक वो चल रहा है। वो अब उसका रुख उसको हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की शक्ल दे दी हुई है, और वो इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल एक मरला सैयद साहब, अभी मैं बात भी करी थी कि ये वो डिज़ास्टर है जिसमें आप अभी एक बच्ची की बात बता रहे हैं। ऐसे कई ख़ानदान होंगे, ऐसी कई कहानियाँ होंगी जो आपने खुद भी देखी होंगी अपनी आंखों से। उस वक्त तो चीज़ें शायद आप लोग थोड़ा बहुत वक्ती तौर पर जितना मैक्सिमम हो सकता है रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन वो फैमिलीज़ फॉर द लॉन्गर रन, पूरी ज़िंदगी के लिए वो बच्चे हैं या वो फैमिलीज़ हैं, वो डिस्टर्ब हो गई हैं। और आज भी अगर हम केसेस देखना शुरू करें या किसी से रब्ता करें, तो वो ज़लज़ले के बाद की जो लाइफ है वो उनकी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। देखिए, यानी बस्तियों की बस्तियां ऐसी थी कि जिसमें कोई एक घर भी सलामत नहीं रहा था, और कोई घर ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई ना कोई ज़ख्मी ना हो। यानी कोई कम ज़ख्मी थे, कोई ज़्यादा ज़ख्मी थे। उन लोगों को पहाड़ों से उतार के नीचे लाना, फ़ौज फौरी तौर पर पहुंची, उन्होंने बहुत तेज़ी से रेस्क्यू का काम संभाला। हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो पूरे मुल्क से हमने इकट्ठे किए, और उन्होंने कोई 30,000 के करीब वॉलंटियर्स ने दिन रात एक करके काम किया। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि जो पहाड़ों के ऊपर फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे नीचे लाया जाए, क्योंकि उनके तो रास्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। यानी मेन रोड जब ख़त्म हो गई तो पहाड़ी रास्तों का तो कोई वजूद ही नहीं था। तो हमने बहरहाल उसमें घोड़ों का इंतज़ाम किया, खच्चरों का इंतज़ाम किया। इस तरह करके सबसे पहला मरला था उनको रेस्क्यू करके नीचे लेकर आने का, हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने का। हस्पतालों की ये हालत थी कि मानसेरा का मुझे याद है, अस्पताल के ना बरामदे में कोई जगह थी, ना सेन में कोई जगह थी, ना कमरों का। तो आप तस्वीर ही नहीं कर सकते कि कमरों की क्या हालत थी। सब के सब ज़ख्मियों से भरे हुए थे। एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉलेज का यही हाल था। बाग का सारा अस्पताल ही गिर पड़ा हुआ था, वो उसकी कोई चीज़ सलामत नहीं रही थी। रावलाकोट का यही हाल था। तो ये उन सब को रेस्क्यू करके जो शदीद ज़ख्मी थे उनको हमने पहले निकाला, उनको खाने का इंतज़ाम किया। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़े बड़े फूड बैंक्स कायम किए, और उन फूड बैंक के ज़रिए से हज़ारों लोगों के लिए खाना पकता था, और वो साथ के साथ तकसीम करते थे। रमज़ान था, हज़ारों लोग आकर वहाँ पर अफ्तारी का भी इंतज़ाम था, और खुश्क राशन भी वहाँ पर पहुँचाया जाता था। एक बहुत मुश्किल, मैं समझता हूँ कि वो काम था जो अल्लाह ताला ने हमें करने की तौफीक बख्शी, और बहुत मेहनत से हमने किया। अब पहला मरला था रेस्क्यू करने का, अब उसके बाद अगला मरला था उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको कुछ न कुछ छत मुहैया करने का। आखिर कैंपों में लोग कितनी देर गुजार सकते हैं। फिर ये देखा ना जी, अक्टूबर का महीना था जब वो ज़लज़ला आया था। अब उसके बाद आगे जो है वहाँ तो शदीद सर्दी शुरू हो जाती है। उसके लिए हमने घर बनवाने शुरू किए। वहाँ पर हमने कोई 500 के करीब जो घर गिरे हुए थे उनमें कुछ न कुछ लकड़ी मौजूद थी, उनको ज़रा उस लकड़ी को रीसेटल करने की ज़रूरत थी। उसके लिए हमने आरा मशीनें ख़रीदी सारी, गुजरावाला और मुख्तलिफ़ जगहों से जितनी ख़रीद सकते थे उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर इंस्टॉल किया कि लोग आएँ, अपनी लकड़ी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी कटवाई करवाएँ और ले जाएँ। फिर उसके बाद पूरे मुल्क से कैरोगेटेड शीट्स जिसकी छतें डाली जाती हैं वो हमने इकट्ठी की, जितनी मुयस्सर आ सकती थी वो हमने मुयस्सर आई। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उस ज़माने में हमने इजाज़त ली खुसूसी, और इंडिया से हमने एक पूरी ट्रेन बुक करवाई जिसमें मेरा ख्याल है कि कोई 2000 टन के करीब हमने
कैरोगेटेड शीट्स इंडिया से मंगवाई। अच्छा। तो वो मंगवा के फिर उनको भी जो है उसका भी एक लंबा किस्सा है कि वो यहाँ आकर फिर उनको रिलीज़ ना करे, किस मुसीबत से हमने उनको रिलीज़ करवाया, और रिलीज़ करवा के तो वो फिर यानी वो सारी जो है मुख्तलिफ इलाकों में उसके ट्रक भेजे गए और लोगों को वो शीट्स दी गई, क्योंकि लोगों ने अपने घर बनाने थे। अब पहाड़ी इलाके में मसला ये होता है कि जिसका जहाँ पर घर है वो अपनी ज़मीन पर ही उसने घर बनाना होता है। लोग समझते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो पता नहीं किसके है कि पहाड़ों में भी लोगों की ज़ाती ज़मीन होती है, और जिसने ज़ाहिर है घर बनाना है तो किसी की मेरी जगह पर या आपकी जगह पर तो घर नहीं बनाएगा, वो अपनी जगह पर बनाएगा। अब पहले जो वहाँ पर मलबा था उसको साफ़ किया जाए, फिर वहाँ पर घर बनाया जाए, फिर उसके ऊपर जो है वो छत वगैरह डाली जाए। ये सारे मरले जो हैं वो हम लेके चलते रहे। फिर हमने उसके बाद ये भी इस बात की ज़रूरत थी कि बेशुमार लोग जो थे उनका रोज़गार ही ख़त्म हो गया था, उनको कुछ ना कुछ इस तरह का रोज़गार फराहम किया जाए कि वो अपनी फैमिली को लेके चल सकें। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ रोज़गार की फराहमी के लिए उनके साथ तावन किया, और उनको जिसमें ये एक ये थी कि जिसमें ये आरा मशीनें जो हैं वुड कटिंग मशीनें जो है वो हमने लगवाई थी, वो उनको ही दे दी कि ये ज़ल्ज़ले के दौरान तो हमने उन्हें कहा कि आप इसको फ्री काट के देंगे, इसका खर्च जो होगा उनको सबकी सैलरीज हमने मुकर्रर की, हम आपको तनख्वाह देंगे, आपने फ्री लोगों को काट के देना है। लेकिन उसके बाद फिर उनके हवाले कर दिए जब वो वक्त गुजर गया, तो आप इनको एज ए रोज़गार अपना चलाएं। इसी तरह जगह जगह पर हमने ब्लॉक्स बनाने की मशीनें लगवा के दी ताकि उससे ब्लॉक बनाएं, और उसको शुरू में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हम उन्हें कहते थे कि सारे ये फ्री देने हैं आपने ब्लॉक, ताकि लोग उससे अपने घर बनाएं। अच्छा, चूँकि वक़ास साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी आपने ये ज़लज़ले के हवाले से तो आपने डेफिनेटली हम सब जानते हैं, और कल हमने देखा भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने फ़लस्तीन के ऑपरेशन के हवाले से अलखिदमत को बड़ा सराहा है। ज़ाहिर है आपने कहा विद टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इवॉल्व किया है, जदीद मशीनरी हो, चीज़ें हों, तो अब आप क्या समझते हैं कि 2005 से अब तक तैयारी हमारी मुख्तलिफ, अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई डिज़ास्टर आए, कभी भी ना आए, लेकिन जो ज़ाहिर है आपने अपने तौर पे तो तैयारी करनी होती है, और फ़लस्तीन के ऑपरेशन के हवाले से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन या जो आप इमदाद कर रहे हैं वहाँ पे, उस हवाले से बताइएगा। इस वक्त हम अपने हवाले से तो मैं अर्ज़ करूँगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अलखिदमत का एक बहुत बड़ा शोबा है। एक अच्छा काम गवर्नमेंट ने जो किया है कि पाकिस्तान के क़याम के बाद जो चंद एक अच्छे काम हुए उनमें से एक 1122 का क़याम, ये बहुत अच्छा अदारा बना है, और इस अदारे के साथ मिलकर हमने एक बड़ी टीम जो है वो ट्रेन की है, जो यानी ज़ल्ज़ले में भी काम कर सकते हैं, खुदा न खासा किसी बड़ी बिल्डिंग को आग लग जाए तो उसमें भी वो काम कर सकते हैं, फिर उनको अगर सैलाब के में काम करना पड़े तो उसमें भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है। अभी कोई मेरा ख्याल है 10 दिन पहले एक 1122 की ज़ेर तमाम एक था जिसमें उन्होंने हमारी मुख्तलिफ टीमों को ट्रेन किया था, तो हमारी उसमें 2 टीमों ने पूरे पाकिस्तान में इवन 1122 के साथ भी कम्पीट करके उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ज़ाहिर है वो एक अच्छा ये काम हो रहा है। हमने अपने अंदर भी जगह जगह पर हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डिपो कायम कर दिए, खुदा न खासा किसी जगह पर कोई हादसा हो तो वहाँ से फ़ौरन हमारी टीमें पहुँच सकती हैं। ये तो इस हवाले से मैंने अर्ज़ करना था। जो फ़लस्तीन और गज़ा की तबाही है, हकीकत ये है कि उसका भी कोई नाकाबिल बयान वहाँ की सूरत हाल है। वहाँ पर मुख्तलिफ अदारों के साथ हमने पहले दिन से मिलकर काम शुरू किया था। अब तक हमारे को 20 से ज़्यादा लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं जो वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर काम कर रहे थे। अब हमने कुछ लोगों की एक बड़ी टीम वहाँ पर बनाई है जो वहाँ पर हमारे जो है सबसे मेन ज़रूरत तो वहाँ पक्का पकाया खाना फराहम करना है। अब खाने की तो ज़रूरत है लेकिन वहाँ पहुँचाया कैसे जाए, ये भी एक मरहला है। जी हाँ, ये 2 रास्ते हैं वहाँ पहुँचाने के, एक मिस्र के ज़रिए से और एक नया रास्ता हमने कोशिश करके जॉर्डन की गवर्नमेंट के तावन से हमने शुरू किया है। तो इस वक्त तक हम तकरीबन
3,000 टन सामान जो है वो वहाँ पर ज़बरदस्त सर, बेच मेरे पास चूँकि वक्त कम है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं इस पे आप पे दोबारा भी बात करूँ, लेकिन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर मौजूद थे जी। 2005 के ज़लज़ले के हवाले से भी बात कर रहे थे और फ़लस्तीन में ऑपरेशन के हवाले से भी बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्वॉश प्लेयर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो खुद इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन उनका मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। उनकी बहनों के साथ ही मुकाबला रहा स्टार्ट में। लेकिन आज हम बात करेंगे जी स्वीडन में मुनक्किद होने वाली जो चैम्पियनशिप है, नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है महविश अली, इन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इवेंट का टाइटल अपने नाम किया और जो खेल के दौरान जो फैसला कुन मुकाबला 3-0 का इनका जो स्कोर रहा, इससे अपना नाम किया। उन्होंने ना सिर्फ जूनियर ओपन जो स्क्वॉश चैम्पियनशिप है उसका टाइटल अपने नाम किया एज आई सेड, बल्कि उनकी बहन जो है, छोटी बहन सैरिश, उन्होंने चौथी और महानूर ने 5वीं पोजीशन हासिल की है। और क्वार्टर फाइनल्स में महविश ने अपनी बहन महानूर को सख्त मुकाबले के बाद हराया था और फिर उसके बाद उन्होंने बेल्जियम के एक प्लेयर को शिकस्त दी थी फाइनल में। महविश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। महविश अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। महविश, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने चैम्पियनशिप का टाइटल तो अपने नाम किया है, क्या आपकी पूरी फैमिली में सब लोग स्क्वॉश खेलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम तीनों बहनें और एक भाई स्क्वॉश। जबरदस्त। तो सबसे पहले किसने खेलना स्टार्ट किया, कैसे शौक हुआ, बाकियों को देखकर इंटरेस्ट हुआ या वैसे ही आपने सोचा था कि सबने स्क्वॉश खेलनी है? सबसे पहले भाई, मैंने और मेरी छोटी बहन है उसने स्टार्ट किया था, फिर सैरिश ने भी स्टार्ट किया हमारे साथ। ज़बरदस्त। तो अब अपनी चैम्पियनशिप के हवाले से बताएं, कैसा मुकाबला था? फिर आपने महानूर और सैरिश के साथ भी कम्पीट किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अपनी बहनों को हराना? एक्चुअली हमारे राउंड बने थे, ग्रुप्स बने थे, जिसमें एक ग्रुप में हम सब ने लीग्स खेली थी। वो मुकाबले बहुत टफ रहे। उसके बाद जो ग्रुप्स में से जो 1 और 2 आए थे उनके आपस में क्वार्टर फाइनल्स आए थे। क्वार्टर फाइनल जो मेरा बहन के साथ आया क्योंकि वो नंबर 2 आई थी अपने ग्रुप में, इसलिए मैंने उसको क्वार्टर्स में हराया। फिर मेरा सेमीफाइनल बेल्जियम की लड़की के साथ आया था और उसके बाद उससे भी मैंने 3-0 शिकस्त दी। फिर मेरा फाइनल आया था सियारा बोरिंगर के साथ जो कि फ्रांस की है, उसके साथ मेरा फाइनल आया था। उसमें मैंने यही सोच के 3-0 की शिकस्त दी कि मैंने अपना बेस्ट देना है और मुझे ये फाइनल ये टाइटल जीतना है। ज़बरदस्त। तो अच्छा, जब आपका सैरिश के साथ मुकाबला हुआ था, महानूर के साथ इनफैक्ट क्वार्टर फाइनल्स में, तो जाहिर है एक बड़ी बहन होने के नाते आपको कभी कभी सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है स्पोर्ट्स के अंदर, या फिर बिल्कुल नहीं होता? आप जब होते हो उस अपने कोच के अंदर तो आपने सोचा होता है कि नहीं, अब मेरा अपना बेस्ट है, चाहे आगे बहन है या कोई भी है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब आप जाते तो आप ये नहीं देखते कि आपकी बहन है या फिर आपकी दोस्त है या कोई भी हो, आपने अपना देना होता है, क्योंकि अपना बेस्ट देना होता है, क्योंकि साथ वाला ओपोनेंट है आपका, वो आपकी बहन नहीं है, ना ही आपकी कोई दोस्त है, वो आपका ओपोनेंट है जिससे आपने जीतना है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका मैच कितना जो कह लें जो फाइनल्स थे जिसमें आपको ये टाइटल मिला है, कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग था? और फिर मैं आपके इस प्रैक्टिस वगैरह के हवाले से भी बात करूंगी। एक्चुअली इससे पहले डेनिश जूनियर मैंने खेला था, जिसमें मैंने परफॉर्म अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 3rd पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल लिया। लेकिन वही लड़कियों को मैंने यहाँ स्वीडन में मैंने उसको 3-0 की शिकस्त दी, उनसे बेहतर लड़कियों को मैंने 3-0 की शिकस्त दी। तो ये मैं कहती मेरे लिए यही कामयाबी है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी और मैं बहुत अच्छे मुकाबले रहे और बहुत टफ मुकाबले थे और दिन में हमारे 2-2 मैचेस हुआ करते जिसकी वजह से हम बहुत थक गए थे और अभी भी थके हुए हैं लेकिन रेस्ट कर रहे हैं। तो यही मुकाबले रहे और आखिर में फाइनल भी बहुत टफ था, लेकिन मैं अपना बेस्ट दिया, पाकिस्तान के लिए टाइटल लेकर आया। अच्छा मुझे बताओ, सबसे टफ कंपटीशन कौन से वाला था जिसमें लगा था कि नहीं ये बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे बहुत चैलेंजिंग है? एक्चुअली अभी की
हाँ जी, अभी श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी की बात करें। एक्चुअली फाइनल भी क्योंकि टफ होता है क्योंकि उसमें आप पर बहुत प्रेशर होता है। आपने ये सोच के खेलना होता है कि या हार है या फिर जीत है। और मैं तो ये सोच के रही थी कि मुझे जीतना है, चाहे मैं जितनी भी अपनी पूरा बेस्ट दूँ, लेकिन मुझे जीतना है। तो यही होता है, फाइनल जो सबसे टफ होता है जिसमें आपको बहुत प्रेशर लेना पड़ता है और उसको फिर खेलना पड़ता है, किस तरह आपने खेलना होता है, सारे लोग देखते हैं, सारे लोगों को आपसे उम्मीद होती है कि आप टाइटल लेकर आओगे और वो फाइनल पे डिपेंड करता है। इसलिए मेरे लिए सबसे टफ मेरा फाइनल्स ही होता है। ज़बरदस्त। तो अच्छा माविश ये बताएं, एक ज़माने में पाकिस्तान ने स्क्वॉश के अंदर बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स और लेजेंड्स हैं, और अब अनफॉर्चुनेटली विद टाइम आप जैसे प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छा नाम बना रहे हैं, लेकिन अभी भी स्क्वॉश को बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कोर्स क्योंकि जो प्लेयर्स थे, जो हमारे लेजेंड्स थे, जो अभी भी यहाँ पर मैं देखती हूँ, यहाँ पर भी लोग उन्हें याद करते हैं, तो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बहुत ज्यादा एक अच्छा नाम है, सब बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। लेकिन अभी जो डाउनफॉल गया हमारा, जिसकी वजह से हमने बिल्कुल 30 साल कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो हमजा खान ने परफॉर्म किया, हम तीनों बहनों ने परफॉर्म किया, तो हाँ थोड़ा सा फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है पाकिस्तान का। बट हमारे फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड को स्क्वॉश पे फोकस करके, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे पाकिस्तान में, स्क्वॉश में खासकर मैं खुद देखती हूँ बच्चों को इतना अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज, वो उनको पॉलिश करना, वो उनको ट्रेनिंग देना, वो मिल जाए तो जरूर हमारे प्लेयर्स बहुत आगे जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि आप प्रैक्टिस कैसे करती हो, अपनी ट्रेनिंग कैसे करती हो? आप तीनों बहनें जो कि स्क्वॉश खेलती हो, आपका भाई भी खेलता है, आपका कोच कौन है, आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या आप अपने ओन पे करती हो? एक्चुअली फैसिलिटीज हमें खुद बनानी होती है अपने लिए। बाबा हमारी बहुत हेल्प करते हैं और हमें लाना ले जाना सब कुछ। हम दिन में 5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, हफ्ते में फुल, लाइक हर दिन में 5-5 घंटे, लेकिन हफ्ते में हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ साथ स्टडीज को भी लेकर चलना होता है। तो ये सब हम बहुत मुश्किल से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं हम मैनेज। और इंशाल्लाह इसका सिला हमें अल्लाह आगे जाके हमारे फ्यूचर ब्राइट करेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करके हम इंशाल्लाह महविश, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप तीनों बहनों को बहुत बहुत नेक तमन्नाएं हमारी तरफ से कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इसके साथ साथ आपकी फैमिली, आपके फादर जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये स्क्वॉश खेलना ज़ाहिर है मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट होनी भी बड़ी ज़रूरी है। महविश अली जी हमारे साथ जूनियर ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम करने वाली जो एथलीट हैं, प्लेयर हैं, हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आप मुझे बताएंगे क्या चल रहा है, विकेट कैसी है, पिच कैसी है, क्या सूरत हाल है? देखिए पाकिस्तान के हक में तो अच्छा, कल आपको पता पूरा सेशन गुजरा था, पूरा सेशन क्या पूरा दिन अच्छा गुजरा था। पाकिस्तान के शान मसूद की बात करें, 2000 रन करने में कामयाब भी हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक की आप बात करें, उन्होंने कल सेंचुरी स्कोर की और मस्ट जरूरत थी इस वक्त। थोड़ा सा विकेट को लेकर अरमला आपको पता बहुत ज्यादा बात भी हो रही है, इंटरनेशनल जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी बार बार बात करें कि रोड विकेट है, स्कोर जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी चाहिए, जब हम अपनी होम कंडीशंस में खेलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि विकेट वो बनाए जो हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा सूट करे, और ये ज़रूरत थी क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको पता है काफ़ी टाइम से स्कोर नहीं कर पा रहे थे। बाबर आजम की बात करूं, वो बहुत ज़्यादा अंडर द लाइन है, 2023 से उन्होंने अभी तक कोई सेंचुरी, हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं की। अनफॉर्चुनेटली कल बड़े अच्छे कवर ड्राइव ज़रूर मारे हैं, लेकिन स्कोर बड़ा करने में कामयाब नहीं हुए। 50-60 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी सिचुएशन पाकिस्तान की आपको नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री है, मैंने कहा ना, तीसरी चौथी इनिंग्स में कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। अल्लाह ना करे कि वो आपको नजर आए यहाँ पर कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से यहाँ एक पाइल अप करने में टोटल कामयाब हो, क्योंकि ये वो टीम है, कल आपने शायद वो देखा भी हो कि रमीज राजा ने बेशक मजाक के तौर पर कल एक बात की कि 400 प्लस रन करके ये लोग वापस डिक्लेयर करेंगे, तो शान मसूद को वो अच्छी चीज़ नहीं लगी। वो साथ बैठे थे, उनके फेस एक्सप्रेशन से पता लग रहा था, क्योंकि इंग्लैंड है, इंग्लैंड के खिलाफ चाहे आप 500 भी करें, आपको पता है बेसबॉल क्रिकेट खेलनी है, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, आसान नहीं होगा। लेकिन जो आपके फेवरेट हैं शाहीन शाह अफरीदी, अल्लाह करे कि उनसे तवक्कुआत हैं कि इस दफ़ा वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि सबकी नज़रें उनके ऊपर है। वो एक फटीग कैरी कर रहे हैं अपना, जो एक आपको नजर आता है बॉडी लैंग्वेज से उनकी विकेट्स नहीं लेने में कामयाब हो रहे। अल्लाह करे कि वो स्ट्राइक फास्ट बॉलर जो हम चाहते हैं वो आज आपको नजर आए, क्योंकि बहुत अरसा हो गया आपके किसी भी
फास्ट बॉलर ने 5 खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट नहीं किए, तो बहुत सी नजरें उनके ऊपर होंगी। अभी वैसा आप इस बात को क्लियर करें, जो आपने ऑनर कहा ना कि आपके फेवरेट, या आपने बताना है कि क्यों है वो मेरे फेवरेट। वो लाहौर कलंदर्स की वजह से मेरे फेवरेट है, कल को मेरे सर पे पड़ी हुई है ये बात। तो ये मैं बता दूं, अवैस को पता है क्योंकि मैं लाहौर कलंदर्स मेरी फेवरेट टीम है, तो इस वजह से वो शाहीन शाह अफरीदी को कहते हैं कि आपकी फेवरेट है। अच्छा जी अवैस साहब, अब आपने कहा कि रोड विकेट है, एक्स क्रिकेटर्स बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर पाकिस्तानी टीम अगर अच्छा खेल रही है, दूसरा दिन है फर्स्ट इनिंग्स का, अगर अच्छा उनका स्कोर बन रहा है, लेकिन कल आज हम बैटिंग कर रहे हैं, कल हमने भी बॉलिंग करनी है, हमें भी ये टफ टाइम मिल सकता है जो शायद हम इंग्लैंड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दे रहे हैं। अरबला, एक चीज तो हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी, हमने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो फैसलाबाद की गर्मी में है क्योंकि वहां पर, सॉरी मुल्तान की अगर बात करूं, प्रॉपर अभी भी हीट आपको नजर आ रही है। इस्लामाबाद में आज क्योंकि टेम्परेचर 14 डिग्री के करीब है, तो लाइक ठंड है, जो आखिरी आपने टेस्ट मैच खेलना है पिंडी के अंदर, आपके टेस्ट होंगे ना, खास करके आपके फास्ट बॉलिंग, जो मैंने कहा ना कि फिटनेस लेवल आपकी टेस्ट होगी। शाहीन की बात करें, वो जो एक फटीग कैरी कर रहे हैं, वो आपको चैंपियंस कप में भी नजर आई थी कि वो जिस तरीके से कैरी कर रहे थे। उसके बाद आप अगर बात करें नसीम शाह की बात करो, नसीम शाह तो विकेट पे मौजूद हैं क्योंकि वो कल एक अपना रोल प्ले कर रहे थे नाइट वॉचमैन का। तो नसीम शाह की बात करूं, वो भी एज सच कुछ ज्यादा इंप्रेसिव, बहुत तगड़ा। नसीम शाह को मैं खुद रेट करता हूं कि वो शाहीन से बहुत बेहतर है, जिस तरीके से वो अपना बॉल करवाता है, उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। इन स्विंग आउट स्विंग की बात करें, फिर आमिर जमाल की बात करूं, आमिर जमाल भी आपको पता है कि इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। मैं लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, तो ये चीज टेस्टिंग नर्व्स पाकिस्तान के लिए होगा। मैंने कहा ना कि बेशक हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करें, अल्लाह करे कि हम अच्छा टोटल कामयाब हों यहाँ पर पाइल अप करने में, लेकिन इंग्लैंड की अगर बात करो, इंग्लैंड की टीम के पास इससे पहले कोई लॉन्गर फॉर्मेट खेलने के लिए कोई ऐसा उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है वनडे खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया से वनडे खेल के यहाँ पर आए हैं। वो बेसबॉल क्रिकेट जो उनका स्टाइल है, वो कभी उनके हक में जाता है, कभी उनके अगेंस्ट जाता है, लेकिन आपने एक चीज ज़हन में रखनी पड़ेगी, वो एग्रेसिव अप्रोच रखेंगे। आपके प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मैंने उस दिन भी, लास्ट टाइम भी जब बांग्लादेश के खिलाफ हम बात कर रहे थे, आपसे मेरी शायद बात हो रही थी कि हमने एक जो सा बीच में जो मिस किया है, वो है पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। देखें, आपके पास इब्रार जरूर मौजूद है, लेकिन जिस वक्त आप थोड़ा सा लेटर डे, अपना लेटर दिनों में जाते हैं टेस्ट मैच के, यहाँ पर क्रैक्स पड़ेंगे मुल्तान की विकेट पे। मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ब्रेक होगा बॉल आपके पास। अनफॉर्चुनेटली नुमान, क्योंकि आपने उसको वापस लेके आए थे, उसने 15 टेस्ट मैचेस में अच्छा अपना, उसकी विकेट अपना वो भी है, उसको आपने खिलाया नहीं। आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए था, और शायद आपने बैटिंग इतनी लंबी, वो डिफेंसिव मोड की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि आगा सलमान तक आप बैटिंग को लेके गए क्योंकि आगा बॉलिंग भी करवा लेते हैं। आपने सिर्फ एक स्पिनर रखा हुआ इब्रार से ज्यादा तवक्को मैं इसलिए रखता नहीं हूँ क्योंकि उस बेचारे को आपने इनकंसिस्टेंट रखा है टीम के अंदर, कंसिस्टेंटली वो खेलता हुआ नहीं आया। बहुत ज्यादा तवक्को होती है, फिर जब वो एक लोन वॉरियर होता है ना, स्पिनर की बात करूं, जो मैं स्पेशल स्पिनर की बात कर रहा हूँ, उस पर एडेड प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि उसके ज़हन में बात चल रही होती है कि यार मैं अकेला हूँ, मैंने परफॉर्म करके ब्रेक थ्रूज लेके देने। लेकिन आपको बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान टीम में, मैंने कहा ना, स्पिनर्स ने 10 खिलाड़ियों को आउट नहीं किया, आपके पेसर्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट नहीं किया। टेस्ट होगा क्योंकि बॉलर्स हमेशा मैच जितवाते हैं, बैट्समैन तो एक रन आपको बना के देते हैं, बॉलर्स जो उनसे आपको मैच जितवा के देते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो जी टेस्ट मैच है, उसका दूसरा रोज़ है, पहली इनिंग्स खेल रही है पाकिस्तान। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, हम आपकी फिटनेस के हवाले से, आपकी बेली फैट को लेकर आजकल बड़े लोग परेशान होते हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों का बड़ा मसला होता है। आपको ओवरऑल अपनी बॉडी पॉस्चर को, अपनी फिज़ीक को बेहतर फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन आज जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर आए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जी, बड़ी डाइवर्स इनका एक्सपीरियंस है, और ये ख़ुद भी जो कह लें जुम्बा के पायनियर्स में से हैं पाकिस्तान के अंदर, और यूएसए से लाइसेंस याफ्ता जुम्बा एक्सपर्ट होने के साथ साथ ग्रुप इंस्ट्रक्टर भी हैं। इसके साथ साथ ये कौमी चैम्पियन रह चुके हैं, 4 बार पंजाब चैम्पियन रह चुके हैं ताइक्वांडो में। आज हम बात भी करेंगे और आपकी फ़िटनेस के हवाले से इनसे टिप्स भी लेंगे, और जुम्बा के हवाले से भी हम बात करेंगे। नसरुल्लाह मुश्किल इंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका जी जर्नी है, करियर है, और आई होप कि मैंने सब कुछ ठीक
ठीक बताया है, जी, इसमें कोई कमी बिल्कुल। बेशी नहीं हुई है। तो आप मुझे बताएं कि कैसा अभी तक आपको रिस्पांस मिला है, क्योंकि जुम्बा की बात करते हैं विद टाइम लोगों को ज़ाहिर इस हवाले से पता तो लगा है, लेकिन अभी और भी जुम्बा को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। ओवरऑल एक्सरसाइज को तो है ही, लोग बात करते हैं। जुम्बा असल में अगर 2 वर्ड्स में मैं बात करूं तो इट्स अ डांस फिटनेस प्रोग्राम। जुम्बा सिर्फ आपको फिटनेस ही नहीं कराता, बल्कि आपका स्ट्रेस लेवल को डिफीट करने में इसने डिप्रेशन की मेडिसिन्स को रिप्लेस कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में चूँकि मैं समझता हूँ कि यहाँ चीज़ें जो है वो इतनी वर्ल्ड वाइड ऐसे कनेक्टेड नहीं है जो कि हमारी फिटनेस फील्ड से जो रिलेटेड चीज़ें वो आ सकें यहाँ पे पाकिस्तान में। बट आई वाज द फर्स्ट हु ब्रॉड दिस प्रोग्राम इन पाकिस्तान इन 2012 और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस पे जो है वो बनाया, जिसमें 1500 की लार्जेस्ट क्लास थी हमारी। ऑल्दो वो अनऑफिशियल था क्योंकि टीम नहीं मिली थी, लेकिन ये है कि हमने पाकिस्तान में ये प्रूव करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी कौम बड़ी लाइवली है, जिंदा दिल है। तो जो वर्ल्ड वाइड इसका इमेज लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ है वो वैसा नहीं है, और वो माना भी थ्रू मेरे प्लेटफॉर्म जुम्बा। बहुत ये इस इन मोर देन 180 कंट्रीज़ और 15 मिलियंस जो हैं वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, और उन 15 मिलियंस में से मैं अकेला पाकिस्तान में हूँ जो कि इस प्रोग्राम को लेके आया था। ज़बरदस्त। तो जो दूसरा आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू बेली फैट, या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हर बंदा जो है इसके बारे में ज़्यादातर इसी के बारे में बात करता है, Everyone is so concerned वेट about जो है it, वो yeah. वेट आपका बेली बड़ी है तो फिर नज़र आता है, अदरवाइज नहीं नज़र आता। Absolutely. बेली फिट है तो कहते हैं हाँ जी ठीक है, वो जितना मर्जी वैसे, लेकिन बेली से अब वो इसको मैं 2 हिस्सों में करके कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इस पे मेरा काफ़ी ज़्यादा काम है। इसमें बहुत वायरल कंटेंट है जो मैंने प्रोड्यूस किया हुआ ऑलरेडी इस पे, और इवन मेरे मास्टर्स में, मेरे थीसिस में भी बड़ी चीज़ें ऐसी मैंने एक्सप्लेन की थी। तो आज आप हमें कुछ टिप्स भी देंगे इस हवाले बिल्कुल, से? मैं इसके आपको बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि आज तक किसी ने नहीं एक्सप्लेन की। चले हम स्टार्ट करके आप हमें बताएं एक्सरसाइजेस, क्योंकि बस वक्त कम होता है। हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ी एक्सरसाइज बताएं और साथ साथ एक्सप्लेन भी करते रहें कि आपने जिस तरह से काम किया है इस हवाले जी से। बिल्कुल। तो अगर वर्कआउट्स में हम आते हैं तो 4 तरह के वर्कआउट्स को आपको ब्लेंड करना होता है इसमें। जो पहला है वो आपका जो कि वार्म अप की फॉर्म में आप ले लें, एरोबिक्स कहा जाता है। आम आप जो है वो वॉक करते हैं या जॉग करते हैं। अब यहाँ हम जॉग तो नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, बट वी कैन जंप, ठीक है। और फिर जो है वो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं इसमें, और इसमें काफ़ी वेरिएशंस होती हैं जो कि मैं घर पे स्टूडेंट करने वाले होते हैं उनको कहता हूँ कि जी आप जो है वो 200 जंप्स कर लें, 200 जंप ट्विस्ट कर लें वार्म अप करने के लिए। तो ये तो फर्स्ट जो कि एरोबिक्स की फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद जो है वो एनारोबिक्स, जिसको इंटरवल ट्रेनिंग कहा जाता है, तो उसमें हमारा जो है वो जंपिंग जैक्स अगैन आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है जहाँ हम वॉक कर सकें, जॉग कर सकें। तो जंपिंग जैक्स आ जाता है, इसको आप 100 कर लें, यानी कि मैं सेकंड बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको वार्म अप के लिए बताया है, दूसरा आपको इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटरवल इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का बताया, ठीक है। और उसमें यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो जिन लोगों को नीज का इशू है वो कहते हैं जी हम जंप नहीं कर सकते, वो नी लिफ्ट कर सकते हैं इसमें। ये दोनों तरह से। तो अब इसका जो थर्ड फॉर्म है, मैंने आपको बताया 4 का ये कॉम्बिनेशन है। जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपकी सिंपली आप प्लैंक कर सकते हैं, ये फुल बॉडी वर्कआउट भी है आपको कोर को टक करके रखना है और सिंपली आप जो है ये प्लैंक कर सकते हैं। या दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो आ जाता है वो है आपका फुल बॉडी क्रंच। ये आप ये नीज को टक करते हुए ये आप कर सकते हैं। तो जो मैंने प्लैंक बताया वो आप 60 सेकंड्स के लिए करें। 60 सेकंड इज इट टू लॉन्ग फॉर अ प्लैंक? मुझे लगता है 30 सेकंड बाद बस हो जाती है प्लैंक। आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं। आप यानी कि उसको 30 सेकंड्स के लिए कर लें, फिर 40 पे ले जाएं, फिर 1 मिनट पे ले जाएं। आप आहिस्ता ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आप उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड जो है ये मैंने आपको बता दिया जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ठीक है। अब इसमें यह है कि आप जो
मैंने कहा था कि डंबल आप ऐड कर सकते हैं। तो डंबल जो है, डंबल के साथ आप डंबल जैक कर सकते हैं, मतलब यू आर होल्डिंग दीज डंबल्स एंड डूइंग दिस डंबल ओके ओके। अब फोर्थ जो है वो आपका कोर का अगैन है, जिसमें आप लेग रेजेस हैं। ये सिंपली आप जो है 30-30 के 20, 25 और 30 ये ग्रेजुअली बढ़ा के आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जो है वो आपके बाइसिकल क्रंचेस हैं। ये सिंपली इसको भी अगेन आप 20 ईच साइड, 25 ईच साइड एंड 30 ईच साइड। मैं ये वेरिएशन क्यों बता रहा हूँ 20, 25, 30, क्योंकि आपको ग्रेजुअली अपनी बॉडी को ओवरलोड करना होता है, फिर जाके वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ती बिल्कुल है। ठीक है। तो ये 4 तो फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, ये जितना देखने में अभी आसान लग रही है नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपको विद टाइम आपका टेम्परामेंट बिल्ड होगा, स्टेमिना बिल्ड होगा, क्योंकि अभी ये बता रहे ना कि 20-25 कर लें, 10 के बाद आपकी बस हो जाती है। अच्छा, एक मजेदार की बात बताऊं, लोगों को लगता है कि टमी का जो है, टमी को कम करने के लिए सिर्फ टमी का वर्कआउट करना होता है। मैंने यहाँ पे 4 फॉर्म्स आपको बताई हैं। लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि टमी का ही वर्कआउट कर रहे होते हैं, अक्सर जो क्रंच कर रहे हैं या लेग रेजेस कर रहे हैं, लेकिन उससे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टमी के मसल्स आपके स्मॉल मसल्स होते हैं। ठीक है। मैंने जो दूसरे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बताई है, उसमें लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था कि बर्पीज कर सकते हैं या आप जो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आपके बॉडी के बड़े मसल्स यूज हो रहे होते हैं। ओके। जिसमें लेग के मसल हैं, वो ज्यादा कैलोरीज खाते हैं आपके। ओके। अब बेली फैट की जब बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि 2 तरह का फैट होता है। एक आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है जो कि स्किन के नीचे होता है, और एक आपके ऑर्गन्स को कुशन किया हुआ फैट होता है, बिल्कुल ठीक है। उसको विजरल फैट कहते हैं। ठीक है। तो बेली आपकी असल में विजरल फैट की वजह से बड़ी होती है। ओके। तो उसमें आपको डाइट जो है खास तौर पे ख्याल करना होता है डाइट का, यानी आपको सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको अपने साथ साथ अपनी डाइट को भी उतना ही बैलेंस। आप बैठे भी डाइट में अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो आपको जो आपका सॉल्युबल फाइबर है वो सब्जियों में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, वो खानी चाहिए। प्रोटीन का आपको ख्याल रखना चाहिए। एक बंदे का अगर 70 किलो वजन है तो उसको कम से कम 70 ग्राम जो है प्रोटीन खानी चाहिए। ठीक है। और प्रोटीन में अंडे हैं, फिर जो है वो फिश है, फिर जो है वो चिकन है, मटन है, बीफ है। तो थर्ड चीज़ जो इसमें है कि फ़ैट। अब हेल्दी फैट्स के लिए लोग जो है बहुत सारे अब रिसर्च सामने आ रही है कि जो उन्होंने देसी घी बंद किए हुए थे। तो 3 जुज होते हैं ना आपकी डाइट के। एक कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको बताया कि सब्जियां खानी चाहिए, आप बाइंड अप कर दें क्विकली। फिर जो है मैंने गोश्त वगैरह आपको खाना चाहिए। फिर आपको मैंने बताया कि फैट में, हेल्दी फैट में नट्स से भी मिलता है, लेकिन आप देसी घी ऐड करें। बिल्कुल ठीक है। फिर जो स्ट्रेस लेवल को आप मैनेज करें अपने को, उसमें नमाज बेहतरीन है मेरे नज़दीक। आप जो है मेडिटेशन भी कर सकते हैं। फिर जो है वर्कआउट, वो आपको कम से कम 5 डेज अ वीक करना चाहिए। 5 डेज अ वीक आपको वर्कआउट करना चाहिए। और अगर आपको लगता सोना है टाइम पे चाहिए, लाइफ पैटर्न्स आपके अच्छे होने चाहिए। इस वक्त नसरुल्लाह मशल अंसारी हमारे साथ मौजूद थे जी। हमें बता रहे थे कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं, वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। थैंकिंग यू। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।